फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे कि डीपीआई में प्राइवेट स्कूल्स का आंदोलन, पीईबी की परीक्षाएं इस साल हो जाएंगी क्या, और सरकार कब मानेगी कि स्कूलों में घटते बच्चों का एक कारण योग्य और पर्याप्त शिक्षकों का अभाव भी है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है कि घटिया शिक्षा में भारत नंबर 2 स्थान पर। तो मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ, और सभी सब्सक्राइबर्स चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए हम देख लेते हैं क्या हैं आज की खबरें। आज की खबर है ओबीसी मामलों के लिए विधानसभा में अब अलग समिति, अगले सत्र में सदस्यों के लिए होगा चुनाव। नई व्यवस्था है, ये एक समिति एससी और एसटी का काम देखेगी और दूसरी ओबीसी का, मतलब 2 समिति हो जाएंगी। तो अभी फोकस इसी पर है और ये सारा फोकस चुनावों के मद्देनज़र है। क्या कहना है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी का। एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग अलग अलग मामले हैं, इनका बजट भी अलग अलग है। समिति पृथक होने से फैसले लेने में आसानी होगी। कई बार विधायकों को उचित सम्मान नहीं मिलता, इनके प्रोटोकॉल के लिए भी अलग समिति बनाई है। तो बात सम्मान की आ रही है यहाँ पर, इसलिए सारा चीज़ हो रहा है। एपी सिंह प्रमुख सचिव विधानसभा, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समितियाँ अब अलग होंगी। इसे नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। अगले सत्र में इसके सदस्यों के लिए चुनाव हो जाएगा। बहुत अच्छा है भाई। अब ये बड़ी खबर है, डीपीआई कैंपस में डटे निजी स्कूल संचालकों ने किया सुंदरकांड पाठ। एमपी बोर्ड से जुड़े निजी स्कूल संचालकों ने बेमुद्दत आंदोलन के तहत मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया। गौतम नगर स्थित डीपीआई कैंपस में स्कूल एसोसिएशन द्वारा पिछले 5 दिन से प्रदर्शन किया जा रहा है। संगठन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि आरटीए के एडमिशन के एवज में तो इनकी कुछ मांगे हैं, इसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों से डीपीआई कैंपस में ही डटे हुए हैं। अब इसमें जो प्रश्न आता है कि क्या यहाँ पर जो भीड़ जुटी हुई है, क्या इसमें कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? ऐसा इनके अंदर क्या है कि ये इकट्ठे होते हैं, या जैसे नेताओं की भीड़ इकट्ठी होती है, सभाएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, जन आशीर्वाद यात्रा होती है, ऐसी कौन सी घुट्टी पीकर ये लोग आते हैं कि इनके भीड़ इकट्ठी करने पर कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता है, और वहीं एक आम आदमी अपनी मांग के लिए ज़रा सा इकट्ठा हो जाता है तो उसमें कोरोना प्रोटोकॉल टूटने लगते हैं, संक्रमण फैलने का डर भी हो जाता है। ऐसी क्या बात है? तो इससे यही है कि भाई इसका कारण यही हो सकता है कि जिन संगठनों से, जिन आंदोलनों से, या जो आंदोलन करने वाले हैं उनसे सरकारों को कुछ ना कुछ लाभ होता हो, तो ऐसे आंदोलन करने वालों को या उन आंदोलन करने से कोरोना फैलता नहीं है, ये बात साबित हो रही है। और वहीं जिन आंदोलनों से सरकारों को कोई लाभ नहीं होता है उनसे निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण फैलता है और प्रोटोकॉल भी टूटते हैं। तो ये बात आज साबित हो गई है। मध्य प्रदेश में हर साल 4.25 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में कम हुए, लेकिन इन पर खर्च 1470 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़ हो गया है। तो यही समीक्षा चलती रहती है। हमारी समीक्षा मंत्री जी जब से आए हैं तब तो ज़्यादा ही समीक्षा हो रही हैं। और समीक्षाएं क्यों हो रही हैं? अगर कोई भी समीक्षाएं की जाती हैं, कोई भी कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो इसलिए किया जाता है कि रोग का पता करना, डायग्नोसिस इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि रोग के कारण का पता करना और उसका फिर इलाज करना। तो अब इन्होंने रोग का कारण तो पता कर लिया है कि बच्चे कम हो रहे हैं, और इन पर ये खर्चा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब बीमार हो रहे हैं, आप समझें, कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, उस पर दनादन खर्चा हो रहा है, लेकिन बीमारी कम नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या है?
पहले डायग्नोसिस करते हैं, रोग का कारण पता कर लिया और फिर पर्टिकुलर उसी रोग के लिए कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती है, तब जाकर वो बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डायग्नोसिस हो गया, कारण भी पता है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर सकते। अब स्वीकार कर लेंगे तो उसका उनको वो डोज देना पड़ेगा, और डोज क्या है, सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों कम हो रहे हैं, पैसा भी आप भरपूर खर्च कर रहे हो फिर भी बच्चे कम हो रहे हैं। इसका एक सिर्फ कारण है कि एक तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है, इसके अलावा योग्य शिक्षकों का अभाव है। तो फिर कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को क्यों भेजेगा पढ़ने इन स्कूलों में। तो रोग का कारण क्या है, योग्य शिक्षकों का अभाव, और दवाई क्या है, योग्य शिक्षकों को अपॉइंट करना, सुविधाएं जुटाना, ये इसका कारण दवाई है। तो अगर ये उस दवाई को नहीं देंगे तब तक वो रोग यथावत रहेगा और बीमारी बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते किसी भयानक बीमारी का वो रूप ले सकती है। MPPEB का सारा प्लान चौपट, अगले साल ही होगी ज़्यादातर एग्ज़ाम। तो PEB के ने जो शेड्यूल जारी किए थे, टाइम टेबल, मतलब कि किन महीनों में एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, तो वो सब तो उन्होंने जारी कर दिया था, लेकिन कुछ डेट नहीं जारी की है। तो अब जिस तरह के हालात लग रहे हैं उसमें तो ये बहुत ही शंका वाली बात है कि वो एग्ज़ाम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो जिस तरह का हालात हैं उससे तो मुश्किल ही लग रहा है कि इस साल हो पाएँ, मतलब 2021 में, क्योंकि अभी तक इससे रिलेटेड कुछ भी खबरें नहीं आ रही हैं। तो पूरी उम्मीद है कि होंगे तो फिर वो 2021 के बाद ही होंगे, 2022 में हों। जैसे ये हैं बिन तारीख का दावा, प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट अक्टूबर में होना है, ऐसा उसमें दिया हुआ है। पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2021 भी अक्टूबर में होना है। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट भी अक्टूबर में होना है। प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा भी अक्टूबर में। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा भी इसी माह में। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जनवरी, 2022 मतलब दिसंबर जनवरी में। समूह 2 समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारियों की पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2021 फरवरी 2022 में। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि इनमें से किसी भी एक एग्ज़ाम की तारीख तय नहीं की गई है। तो सिर्फ हवाई बातें हैं अभी। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये एग्ज़ाम होंगे तो समय हो लग सकता है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इन एग्ज़ाम के लिए तैयारी की हुई है, वो अपनी तैयारी ज़रूर जारी रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होंगे। तो ऐसा ना हो कि आप जो अगर ब्रेक कर दी पढ़ाई, सिलसिला ख़त्म कर दिया, तो फिर आपको दोबारा वो रिदम बनाने में दिक्कत आएगी। तो अपनी पढ़ाई आप लगातार करते रहें, तपस्या तो करती रहनी पड़ेगी। घटिया शिक्षा में भारत नंबर 2 पर, ये वॉशिंगटन में एक रिसर्च हुई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट का खुलासा, तीसरी कक्षा के 3/4 छात्र नहीं हल कर पाते 2 अंकों का घटाव। तो भारत में ये स्थिति है, शिक्षा का स्तर ये है। कड़वा सच है कि तीसरी कक्षा के 3/4 छात्र जोड़ना घटाना भी नहीं कर पाते हैं, और इससे भी बड़ा कड़वा सच है कि कई तो इन कक्षाओं के शिक्षक भी इस तरह के कैलकुलेशन नहीं कर पाते होंगे। अगर कोई इनका एग्ज़ाम ले ले तो पता चल जाएगा। तो आप कितनी भी नई शिक्षा नीति बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको योग्य शिक्षकों की अपॉइंटमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो सारी चीज़ें वेस्ट हैं। और ट्रांसफ़र्स के जो मामले हैं उनमें भी अनियमितताएं पाई गई हैं। गजब है, जो स्कूल शिक्षक में पदस्थ ही नहीं, उसका भी ट्रांसफ़र पोर्टल पर रिलीविंग और ज्वाइनिंग तक हो गई। तो इस तरह के ये काम चल रहे हैं ट्रांसफ़र्स में। क्यों नहीं, जिन अधिकारियों ने ये ट्रांसफ़र्स किए हैं उन पर कार्रवाई हो। या फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं सब, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? अगर आपसे ये काम भी नहीं हो रहा है, शिक्षा का स्तर भी ख़राब है, तो आप तनख्वाह किस लिए ले रहे हो? और वो मिनिस्टर्स को भी फिर त्याग पत्र दे देने चाहिए जब आप इन चीज़ों को संभाल नहीं पाते हो।
स्थायी शिक्षकों की कमी से मॉडल नहीं बन पा रहे स्कूल, 10 वर्ष बाद भी नहीं जुटी व्यवस्थाएं। तो मॉडल स्कूल बनाने का जो सपना है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई दिखाई देता है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर उसके लिए कोई ठोस काम किया नहीं जा रहा है। बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का अच्छा होना चाहिए और योग्य और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होना चाहिए। तभी कोई भी, चाहे मॉडल स्कूल का सपना हो, चाहे एक्सलेंस स्कूल का सपना हो, चाहे CM राइज स्कूल का सपना हो, इन दो चीज़ों की कमी से, अगर इन दो चीज़ों की कमी रहेगी तो ये सपने हमेशा टूटते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट्स थी आपके लिए आज की, और ये DPI कैंपस की जो न्यूज़ है इससे रिलेटेड एक वीडियो भी है, वो मैं अटैच कर रहा हूँ, वो आप देखिए और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। भाई बहुत जिम करा था, इसके बाद कुछ खाया ही नहीं।